नमस्ते मित्रों, आप सभी को हमारे चैनल हब ऑफ हम या हब ऑफ हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी में स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट के म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन पेपर के पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। ये उसका पार्ट 4 है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी सुझाव या समस्या को कमेंट के जरिए हमें बताएं। और इस वीडियो को 1.5 की स्पीड से देखें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि नॉर्मल में ये काफ़ी लंबा वीडियो खिंच जाता है। और इस चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ कि आप 1.5 स्पीड में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए तो पहला सवाल से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। अभिकथन संग्रहालय प्रदर्शनियों को लागत प्रभावी माना जाता है। असर्शन म्यूजियम एग्जीबिशन टेंड टू बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। रीजन कारण यहाँ बताया गया है कि संग्रहालय प्रदर्शनियों को किसी समय के दौरान अनेक लोगों द्वारा देखा जा सकता है। तो बात तो सही है कि म्यूजियम एग्जीबिशन, जो म्यूजियम में फिक्स्ड एग्जीबिशन या परमानेंट एग्जीबिशन जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि उसमें एक बार जो कॉस्ट लगता है वो फिर म्यूजियम के में कंटिन्यूस तरीके से चलता है। उसमें कोई बाद में कम ही खर्च लगते हैं, उसमें बार बार कोई चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं। और ऐसे प्रदर्शनियों में बहुत सारे लोग उसको देखते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अभिकथन और कारण दोनों सही है, इसलिए इसका सही जवाब आता है ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। अभिकथन अभिकल्प तत्व के रूप में पैमाना बड़े कमरे में रखी छोटी एवं लघु ऑब्जेक्ट आगंतुक के ध्यान को आकर्षित करने में सहायक हो सकता है। स्केल एज ए डिजाइन एलिमेंट कैन हेल्प गेटिंग विजिटर अटेंशन ऑन टीनी इन ए स्मॉल ऑब्जेक्ट डिस्प्ले इन ए बिग रूम। रीजन कारण लघु और छोटे ऑब्जेक्ट बिना उचित पैमाने के अमहत्वपूर्ण और खोए खोए से दिखाई दे सकते हैं। Without proper scale, small and teeny object can look insignificant and lost. तो संग्रहालय छोटी छोटी ऑब्जेक्ट के लिए कि दर्शकों का ध्यान उस ऑब्जेक्ट पर जाए, इसके लिए वहाँ पे पैमाना लगाता है और इससे लोगों का ध्यान आकर्षित होता है और उस छोटी से छोटी वस्तु को भी देख पाते हैं। अगर वहाँ पे पैमाना अच्छे ढंग से नहीं लगाया जाए तो वो चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती है और वैसे कंडीशन में संग्रहालय का प्रदर्शनी का जो कार्य है वो अपूर्ण रह जाता है। इसलिए इसका सही जवाब आता है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। यदि शोकेस के तल पर लेबलों को रखा जाए तो उन्हें कोण दिया जाना चाहिए। इफ लेबल आर प्लेस्ड ऑन बॉटम ऑफ केस दे शुड बी एंगल्ड। रीजन कारण किसी मूल पाठ को पढ़ने की आदर्श अवस्था है कि वह आंखों के बिल्कुल सामने हो। द आइडियल वे टू रीड टेक्स्ट इज व्हेन इट इज फ्लैट ऑन द आई। ये पिछले सीरीज में मैंने बताया था कि किस प्रकार से एक फ्राई टेस्ट किया जाता है, जिससे कि किसी वर्ड या सेंटेंस को आसानी से दर्शक पढ़ पाएँ। इसी के लिए शोकेस में जितने जो लेबल नीचे लगे होते हैं उसमें एक खास एंगल दिया जाता है फ्राई टेक्स्ट करने के बाद, कि जिससे कि दर्शकों को उस वर्ड को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, वो आसानी से पढ़ पाएँ और वो उसकी एक आइडियल पोजीशन भी हो। इस प्रकार से देखा जाए तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, इसलिए इसका सही जवाब आता है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। बोथ ए एंड आर राइट। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। अभिकथन अभिमुखीकरण ढंग यथा नक्शे और दिशा संकेत संग्रहालय के डिजाइन का अभिन्न अंग होना चाहिए। ओरिएंटेशन डिवाइसेज सच एज मैप एंड डायरेक्शन साइन शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ म्यूजियम डिजाइन। कारण रीजन इनमें आगंतुकों के एग्जिबिट को समझने में सहायता मिलती है। दे हेल्प विजिटर्स इन अंडरस्टैंडिंग एग्जिबिट। ओरिएंटेशन डिवाइस या अभिमुखीकरण ढंग या नक्शा दिशा संकेत संग्रहालय का डिजाइन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि
जब कोई दर्शक जाता है तो उसे शुरुआती दौर में संग्रहालय का कोई पता नहीं होता है कि यहाँ संग्रहालय में कितनी गैलरियाँ हैं, कितने हॉल है और कौन सी वस्तुएं, किस प्रकार की वस्तुएं किस हॉल में रखी गई है। इसके लिए दिशा संकेत का होना जरूरी है, परंतु कारण में यहाँ एग्जिबिट को समझने में सहायता नहीं मिलती है, क्योंकि एग्जिबिट में जो भी वस्तुएं प्रदर्शनी में लगाई गई है, उसकी जानकारी के लिए उसे वहाँ पे लेबल की सहायता से उस चीज़ों को देखा जाता है। इसलिए इसका असर्शन सही है, परंतु रीजन सही नहीं है। इसलिए इसका सही जवाब आता है ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। अभिकथन संग्रहालयों में पदों के कार्य विवरण को लिखने के लिए कार्य विश्लेषण अनिवार्य है। जॉब एनालिसिस essential for writing job description of position in a museum। रीजन कारण, इससे कर्मचारियों को उत्प्रेरित करने में सहायता मिलती है। इट हेल्प्स इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। इसका पहला अभिकथन देखा जाए तो अभिकथन सही है कि इससे पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति म्यूजियम के किस पोजीशन पे अवस्थित है, उससे किसी भी जानकारी या उससे कोई भी सहायता दर्शक को मिल जाती है। परंतु इससे कर्मचारियों को कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है, इसलिए इसका अभिकथन सही है और कारण गलत है। इसलिए इसका सही जवाब आता है ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। कास्ट प्रकृति में आइसोट्रोपिक होता है। वुड इज एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। कारण, तीनों दिशाओं में कास्ट के फूलने और सिकुड़ने की दर भिन्न भिन्न होती है। अगर लकड़ी की प्रकृति देखा जाए तो वो यहाँ पे अभिकथन के अनुसार से सही बताया गया है, क्योंकि लकड़ी जो है वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरीके से फैलती है, कि उसकी बनावट एक जैसी नहीं होती है, और ये फैलने और सिकुड़ने की जो दशा होती है वो तीनों डायमेंशन में होती है। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। उत्पाद जीवन चक्र की अवस्थाओं को क्रमबद्ध कीजिए। अरेंज द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इन ऑर्डर। यहाँ पे अरेंज करने के लिए दिया गया है। ऑप्शन में है ग्रोथ, डिक्लाइन, इंट्रोडक्शन एंड मैच्योरिटी। तो शुरुआती दौर में किसी भी प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसका ग्रोथ होता है, फिर उसकी मैच्योरिटी आती है, फिर उसका डिक्लाइन होता है। इस प्रकार से 3, 1, 4, 2 ये ऑप्शन बी में है, इसलिए इसका सही जवाब आता है ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। अग्नि सुरक्षा कार्यक्रमों के उद्देश्यों को वरीयता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द एम ऑफ फायर प्रोटेक्शन प्रोग्राम इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी किसको पहले दिया जाना चाहिए? तो कोई भी अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम होता है या फायर प्रोटेक्शन प्रोग्राम होता है, तो सबसे पहले आग लगने से बचाने का जो जो उपाय है पहले वो किया जाता है कि आग लगे ही ना। तो उसके बाद देखा जाए तो आग का पता लगाया जाता है कि आग अगर लग गई है तो कहाँ लगी है। फिर उसको फैलने से रोका जाता है कि आग जहाँ लगी है वो एक जगह से फैल के दूसरे जगह ना चला जाए, जिससे बुझाने में और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। और लास्ट में आता है आग को बुझाना। इस प्रकार से देखा जाए तो 4, 3, 2, 1 ये ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी होता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। विद्यालय के छात्रों द्वारा संग्रहालय के शैक्षणिक परिभ्रमण में निहित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप फॉर ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल विजिट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन टू म्यूजियम इन करेक्ट ऑर्डर। फर्स्ट, कक्षा परिभ्रमण की बुकिंग करना, बुकिंग द क्लास विजिट, कथा वाचन सत्र और कला कार्यकलाप, स्टोरी टेलिंग सेशन एंड आर्ट एक्टिविटी, मूल्यांकन इवोल्यूशन और शिक्षकों द्वारा संग्रहालय का पूर्व परिभ्रमण, टीचर्स प्रिपरेटरी विजिट टू म्यूजियम। कोई भी विद्यालय या कहीं पर भी कोई अगर हम लोग घूमने जाते हैं तो पहले उस जगह का चुनाव करते हैं और चुनाव करके उसका देखा जाता है एक बार घूम के कि हाँ ये क्या जगह
बाकी बच्चों के लिए घूमने के लिए ज़रूरी है कि नहीं, इसकी जानकारी के लिए टीचर्स को पहले संग्रहालय वो परिभ्रमण ज़रूरी है। उसके बाद अगर उनको वहाँ वो म्यूजियम उनके उद्देश्यों से रिलेटेड है, तब वो उसकी बुकिंग करवाते हैं। फिर वहाँ पे जो भी स्टोरी टेलिंग, कथावाचन सत्र या कार्य कला कार्यकलाप, भाषण या कोई भी एक्टिविटी होता है वहाँ पे उसको किया जाता है, और लास्ट में ये सारे एक्टिविटी का इवेल्युएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो 4, 1, 2 और 3, 4, 1 और 2, 3 आपका ऑप्शन बी में आता है। इस प्रकार से इसका सही जवाब आता है ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, संग्रह प्रबंधन नीति किनमें सहायक होती है? कलेक्टिव मैनेजमेंट पॉलिसी हेल्प्स इन फर्स्ट, संग्रह के सामग्रियों की द्विरावृत्ति को रोकने में, अवॉइडिंग कलेक्शन ऑफ डुप्लीकेट मटेरियल, अप्रासंगिक सामग्रियों के निस्तारण में, डिस्पोजिंग इररिलेवेंट कलेक्शन। थर्ड, संग्रह के बारे में निर्णय लेने में, टेकिंग डिसीजन अबाउट कलेक्शन। और डी, उपयुक्त सभी में। तो संग्रह प्रबंधन जो नीति होती है उसमें देखा जाए तो ये जो तीनों चीज़ें हैं कि संग्रह के सामग्री को डुप्लीकेट ना जाए, एक ही चीज़ बार बार संग्रह में रखना, ये एक प्रकार से संग्रहालय की प्रवृत्ति नहीं है। इससे क्या होता है कि स्टोर भर जाता है और जो उपयुक्त चीज़ें होती हैं वो फिर संग्रह में नहीं आ पाती है, इसलिए उसकी पॉलिसी ज़रूरी है। दूसरा कि जो कलेक्शन उस म्यूजियम से इररिलेवेंट है, उसमें उसका कोई महत्व नहीं, उससे उसका मैच नहीं हो पा रहा है, तो उसका डिस्पोजिंग भी करना ज़रूरी हो जाता है। और तीसरा कि कलेक्शन किस तरीके का होना चाहिए, उसके लिए ये पॉलिसी ज़रूरी है। इसलिए कहा जाए तो 1, 2, 3 सही है और 4 उपयुक्त ऑल में से सभी। तो अगर कूट में देखा जाए तो डी 1, 2, 3 इस क्वेश्चन के कूट को सही बता रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, उत्तम शोकेस के गुण हैं। द क्वालिटीज ऑफ गुड शोकेस आर। फर्स्ट, यह सुदृढ़ तथा सशक्त होता है, इट इज स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग। यह सेकंड, यह ऑब्जेक्ट्स के लिए सुरक्षित होता है, इट इज सेफ टू ऑब्जेक्ट्स। थर्ड, यह पर्यावरण हितैषी सामग्रियों से निर्मित होता है, इट इज मेड अप ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल। फोर, यह आगंतुकों के लिए सुरक्षित होता है, इट इज सेफ टू विजिटर्स। अगर शोकेस की बात किया जाए तो शोकेस में ये चारों गुण होने चाहिए। साथ ही साथ कहा जाए कि शोकेस जो भी प्रदर्श होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो वैल्यूएबल होते हैं, उसको सही से रखने और सही से प्रदर्शित करने में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। इस क्वेश्चन के अनुसार से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के आंसर्स को फुलफिल कर रहा है, इसलिए इसका सही जवाब आता है ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, लाइटिंग फिक्सचर्स युक्त ट्रैक्स की स्थिति में कौन कौन प्रभावित होता है? द पोजिशन ऑफ द ट्रैक विथ लाइटिंग फिक्सचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाई। ऑप्शन ए, ऑब्जेक्ट और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी से, डिस्टेंस बिटवीन द लैंप एंड द ऑब्जेक्ट। सेकेंड, ऑब्जेक्ट की सतह पर प्रकाश की किरण पड़ने के कोण से, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द लाइट बीम ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। सी, छत की ऊंचाई से, हाइट ऑफ द सीलिंग। और फोर, प्रदर्शित ऑब्जेक्ट का आकार, साइज ऑफ एग्जिबिट। तो अगर इस लाइटिंग फिक्सचर की बात किया जाए तो लाइटिंग फिक्सचर में ध्यान दिया जाता है कि ऑब्जेक्ट से लाइट जहाँ से इमिट हो रही है या लैंप जो है वो उससे कितनी दूरी है। अगर दूरी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा दूरी होती है, तो सही से प्रकाश ऑब्जेक्ट का प्रदर्शन नहीं हो पाता है। अगर कम दूरी होती है तो उससे लाइट से निकलने वाली हानिकारक प्रकाश से ऑब्जेक्ट खराब होता है। दूसरा कि अगर एंगल लाइट का सही नहीं हो तो ऑब्जेक्ट पूरी तरह से उभर कर सामने नहीं आता है, और अगर एंगल खराब होने पर साथ ही साथ उसके बुरे प्रभाव भी हमें ऑब्जेक्ट पर दिखाई देते हैं। और छत की ऊंचाई से अगर लाइट आती है तो ये भी मैटर करता है कि वो कितनी ऊंचाई है, जो कि फर्स्ट पार्ट को थर्ड में दिखाया जा सकता है, फर्स्ट एग्जाम्पल को थर्ड पॉइंट से देखा जा सकता है। मगर साइड एग्जिबिट के साइड से लाइट को कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होता है ऑप्शन ए, बी एंड
सी, जो कि आपका सी में दिखाई देता है 1 2 3। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13। संग्रहालय प्रकाश व्यवस्था से संबंधित विचारणीय बातें हैं। द बेसिक कंसिडरेशन ऑफ म्यूजियम लाइटिंग आर ए, दृश्य प्रस्तुतिकरण विजुअल परफॉर्मेंस, दूसरा ऊर्जा संरक्षण एनर्जी कंजर्वेशन, थर्ड आगंतुकों की सुरक्षा सेफ्टी ऑफ विजिटर्स, और फोर्थ प्रकाश जनित संभावित खतरों से ऑब्जेक्ट्स को बचाना प्रोटेक्टिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोटेंशियल लाइट डैमेज। तो संग्रहालय की प्रकाश व्यवस्था करते समय कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें है कि दृश्य प्रस्तुतिकरण की जैसा हम दिखाना चाह रहे हैं वो परफॉर्मेंस कैसा है, दूसरा कि हमारी एनर्जी भी बचती रहे, कि ज़्यादा एनर्जी पे खर्च ना करना पड़े, तीसरा आगंतुकों की सुरक्षा, तो ये प्रकाश व्यवस्था से प्रभावित नहीं होता है, इसलिए इसमें इसका कोई रोल नहीं है, और चौथा है कि प्रकाश जनित जो भी संभावित खतरे हैं उसको बचाना। तो संग्रहालय प्रकाश व्यवस्था ये 1 2 और 4 बातों को ध्यान में रखता है, इसलिए इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी 1 2 और 4। प्रश्न संख्या 14। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए आप कौन से प्रावधान बनाएंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन यू विल मेक फॉर फिजिकली चैलेंज पर्सन? फर्स्ट हैंड रेल्स, सेकंड व्हील चेयर, थर्ड रैम्प और फोर्थ एम्पलीफिकेशन डिवाइसेस। तो शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए संग्रहालय सुलभ हो, इसके लिए व्हील चेयर, रैम्प और एम्पलीफिकेशन डिवाइसेस लगते हैं, जबकि हैंड रेल प्रदर्शकों की सुरक्षा या ऑब्जेक्ट की सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं, और व्यक्तियों की सुरक्षा की उससे कोई भी व्यक्ति प्रदर्शक को छुए नहीं, उसे खराब ना करे या उससे कोई क्षति ना पहुंचे, इसके लिए इसका सही जवाब आता है 2 3 4, जो कि ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका सही जवाब आता है ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रदर्शनियों के अभिविन्यास से संबंधित विचारणीय बातें हैं। बेसिक कंसिडरेशन व्हाइल लेआउट एग्जीबिशन आर: फर्स्ट दर्शकों की संख्या नंबर ऑफ विजिटर्स, सेकेंड दर्शकों का मनोविज्ञान विजिटर साइकोलॉजी, थर्ड शैक्षणिक कार्यक्रम एजुकेशनल प्रोग्राम, फोर्थ देखने की दूरी व्यूइंग डिस्टेंस। तो जब भी कोई एग्जीबिशन का लेआउट बनाया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि आखिर उस प्रदर्शनी को देखने के लिए कितने दर्शक आ सकते हैं, या उसकी एक मैक्सिमम नंबर्स पहले से बनाया जाता है, या उसको एक कल्पना की जाती है कि हाँ अप्रॉक्स इतने दर्शक आएंगे। दूसरा कि विजिटर्स को किस प्रकार इस वस्तु को या इस प्रदर्शन को देखेंगे, उसके हिसाब से प्रदर्शनी का भी निर्माण होता है। थर्ड शैक्षणिक कार्यक्रम एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए कितना लाभदायक है, और व्यूइंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए। इस प्रकार से चारों ऑप्शन प्रदर्शनी के अभिविन्यास बनाते समय ये जरूरी हो जाता है कि उसको ध्यान में रखा जाए, इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो आज का टेस्ट यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू इस सेशन में बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि म्यूजियोलॉजी के जितने जो लोग हैं लाभान्वित हो और यूजीसी नेट में के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर से पास करें, क्वालिफाई करें। थैंक यू।